जी दोस्तों, अब हम इस वीडियो से अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं। और जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका बाकायदा हमें जो है वो, अभी तक तो हमने एक एक पेज पे काम करा, लेकिन अब हम बाकायदा उसका प्रोफेशनल तरीका भी इसमें सीखते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, और प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से उनको मेंटेन करते हैं। तो उनको मेंटेन करने के लिए हमें फ़ोल्डर्स के अंदर काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ज़ू प्रोजेक्ट। ज़ू प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर मैंने बनाया। अब इसके अंदर मुझे सीएसएस की फ़ाइलें भी रखनी हैं, उनको अलग फ़ोल्डर में रखूँगा। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइलें होंगी कुछ स्लाइडर के लिए, उनको अलग फ़ोल्डर में रखूँगा। और बाकी तस्वीर होंगी, इमेजेस के लिए अलग फ़ोल्डर होगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इमेज के नाम से। दूसरा फ़ोल्डर बनाता हूँ सीएसएस के नाम से, जिसके अंदर हमारी स्टाइल शीट होगी। और एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जेएस यानी जावास्क्रिप्ट के नाम से। और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल मैनुअली बना लेता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकते हैं, index.html। अच्छा, जब भी हम होम पेज जो बनाएंगे, उसको होम पेज को मेन पेज जो होगा वेबसाइट का, उसको मेन पेज या होम पेज डॉट एच टी एम एल नाम नहीं रखेंगे, बल्कि उसका नाम जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा। बाकी तमाम पेजेस का नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेन पेज होगा वेबसाइट का, उसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा। और सी एस एस के अंदर भी मैं इसी तरह एक वेब पेज बना लेता हूँ जो कि स्टाइल का होगा। इसको नाम देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये स्टाइल शीट बन गई और ये इंडेक्स की फाइल बन गई। इसको ओपन करता हूँ मैं अपने टेक्स्ट ब्राउज़र में, सॉरी ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करा, ब्लैंक फाइल है। और अब इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। मैं जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ सबलाइन। आप ड्रीम व्यूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने HTML की तमाम जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स हैं वो लिखे। और उसके बाद टाइटल के अंदर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ होम पार्ट्स 2। ठीक है। अच्छा, टाइटल के बाद हमें जो स्टाइल शीट हमने बनाई है, इस स्टाइल शीट को यहाँ पे जो है हमें लिंक करना होगा। तो लिंक का टैग मैंने लिया, और यहाँ पे इसका नाम दे दूँ मैं स्टाइल के फ़ोल्डर में, स्टाइल सॉरी CSS के फ़ोल्डर में स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है। और अब हम इसको ज़रा ये चेक कर लें कि ये लिंक सही हुआ है या नहीं। तो इसके लिए बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ज़रा चेंज करके चेक करूं। तो ये देखिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, इसका मतलब स्टाइल शीट हमारी सही अटैच हो गई। और यहाँ पे पार्ट्स 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी सही है। इसको हटा देते हैं। और अब मैं अपनी इस फाइल पे आता हूँ। इस फाइल में एक चीज़ और मैं लिंक कर दूँ साथ साथ ही, कि अब यहाँ पे मैं ये लिंक कर रहा हूँ कि ये जो आइकॉन यहाँ पे है, जो अभी एक फ़ाइल बनी हुई है, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट का आइकॉन यहाँ पर आ जाए। आपने देखा होगा गूगल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और XYZ तमाम वेबसाइट्स पर उनका आइकॉन यहाँ पे आ रहा होता है, लोगो। तो उस लोगों को यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, उसके लिए आइकॉन, रिलेशनशिप में इसके लिखेंगे आइकॉन, टाइप में लिखेंगे इमेज स्लैश। अब अगर जो मैं इमेज का फॉर्मेट इस्तेमाल करूँगा, वो फॉर्मेट यहाँ आएगा। मैं PNG में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप लोग भी PNG ज़्यादा इस्तेमाल करा करें, क्योंकि PNG का जो वेट होता है उसका, वो लाइट होता है, ज़्यादा कम जगह घेरती है, और JPG वगैरह उसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं इमेज के फ़ोल्डर में है, तो इमेज स्लैश icon.png, और इसको साइज़ भी देना होगा। तो हाथ के हाथ में इसको साइज़ दे दूँ। साइज़ है इसका 16x16। ये यहाँ पे यही साइज़ आता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो ये इमेज अभी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इमेज का फ़ोल्डर तो खाली है, उसके अंदर कोई भी इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ से एक दफ़ा ही जितनी इमेजेस यहाँ पे मैं इस्तेमाल की हैं, तमाम की तमाम इमेजेस को उठा के अपने उस फोल्डर में जिसमें अब हम काम कर रहे हैं,
उस फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दी है। तो ये देखिए आइकॉन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मैंने अभी CSS की फ़ाइल सेव नहीं की, इस वजह से वो ब्लैक ही है। अब ये देखिए आइकॉन भी आ गया है, उसका नाम भी लिखा हुआ आ गया है। अब हम बॉडी टैग के अंदर आएंगे और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ और उस डिव को जो है मैं या सबसे पहले हम बैकग्राउंड के ऊपर काम कर लेते हैं इसके, कि इसका जो बैकग्राउंड उसको थोड़ा सा चेंज कर लें। तो बैकग्राउंड को मैं पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने PhD के अंदर तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं। तो बैकग्राउंड, जब भी आप कोई भी वेब पेज बनाएं, वेबसाइट बनाएं, तो उसका जो बॉडी है, बॉडी का मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले इसको ज़ीरो कर दिया करें, या तो ऑटो पे रख दें या ज़ीरो कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको मार्जिन ज़ीरो और ऑटो, ये दोनों तरफ दोनों कर रहे हैं। इसी तरह पैडिंग भी इसकी ज़ीरो और ऑटो, ये दोनों कर दें। अब इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ और बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम URL देते हैं। URL में मैं इसको देता हूँ इमेज स्लैश, जो मेरी इमेज का पाथ है वो मैं यहाँ पे दूंगा स्काई अंडरस्कोर garden.jpg, ठीक है। लेकिन ये भी आएगा नहीं, क्यों? उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि हमने यहाँ पे जो ये हम स्टाइल शीट के अंदर काम कर रहे हैं वो तो CSS के अंदर है, और जो इमेज है वो अलग फोल्डर में रखी हुई है इमेज के। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ काम करना है, दो डॉट लगा के स्लैश लगाना है। इसका मतलब है कि जिस फोल्डर में अभी हम मौजूद हैं उससे बैक फोल्डर पे चले जाओ, उससे बैक पे जाओ और वहाँ से फिर इमेज का फोल्डर है, उस फोल्डर के ना स्काई गार्डन के नाम से जो है पिक्चर है, उस पिक्चर को ले लो। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड हमारा यहाँ पर आ गया है, मगर अभी ये बैकग्राउंड फुल नहीं आया है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ इसकी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करना होगा बॉडी के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ जो कि आपने पढ़ा था, बैकग्राउंड साइज़ इसका जो है मैं 100% कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 100%। यहाँ पे एक बार बताऊँ कि परसेंटेज का जो साइन हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए करते हैं, लेकिन अभी हम ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, सिर्फ कि हम HTML और CSS जो अभी सीखा है पिछले कोर्सेज़ में उसका थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, ताकि वो जो चीज़ें करी हैं वो हमें याद रहे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है वो अलग तरीके से हम बनाएंगे, इसमें भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना रहे। इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ, और बैकग्राउंड अटैचमेंट जैसे आपको पता है फिक्स या स्क्रॉल होता है, तो यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए पूरा बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है और ये फिक्स है, ये बैकग्राउंड फिक्स रहेगा। अब इसके बाद हम हेडर के अंदर कुछ काम करते हैं, और सबसे पहले हम हेडर को जो है यहाँ पे बना लेते हैं। इसकी आईडी वगैरह हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको आईडी वगैरह दे देते हैं कुछ। जी, यहाँ पे हम हेडर बना लेते हैं, और अच्छी बात यह है कि जब भी हम काम करें तो साथ साथ कमेंट करते रहें, ताकि हमें ख़ुद भी जो है वो याद रहे कि हम क्या काम कहाँ से हमने करा था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब काम करें तो हमें उसको करने में आसानी हो। तो ये हमारा हेडर यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये हेडर क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो इस डिफ को मैं आईडी तो मैं यहाँ पे हेडर का टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन डिफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरे पास हेडर बन गया है। अब इस हेडर को मैं लोगो दे रहा हूँ, तो लोगो के लिए मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और इस डिव को मैं आईडी दे रहा हूँ लोगो, और इसके अंदर मैं एक इमेज इस्तेमाल करूँगा जो कि मेरा लोगो है, वो लोगो मैं यहाँ लगाऊँगा। तो इमेज को अब मैं सोर्स दे दूँ इमेज स्लैश logo.png, सही।
और इसको यहाँ पे नेम दे दें लोगो, और इसकी विड्थ और हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। इसको आईडी भी दे दें लोगो। पहले इसको चेक कर लेते हैं ये आया है या नहीं। लोगो हमारा आ गया है लेकिन बहुत बड़ा है, तो अब इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट कर लेते हैं 500, और हाइट इसकी कर लेते हैं 200। 150 कर लेते हैं। ये ठीक है। तो अब इसके बाद हमें इसको लिंक भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ CSS में काम करते हैं। हेडर की, इस हेडर की आईडी को ऊपर हम कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस हेडर को विड्थ दे देता हूँ 80%, और इसको हाइट दे देता हूँ 125 px। देखें क्या फ़र्क पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इसका मार्जिन लेफ़्ट से मैं करता हूँ 10%, और मार्जिन राइट जो है उसको मैं तकरीबन कर देता हूँ 10%। ठीक। और बैकग्राउंड इसका जो है बैकग्राउंड पे इमेज में लगाऊंगा और उसको URL दूंगा वही, क्योंकि वो इमेज दूसरे फोल्डर में है तो उसके लिए मुझे 2 डॉट्स लगाने होंगे, स्लैश इमेज का फोल्डर स्लैश, और BRDR के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल को मैंने इसमें URL में दे दिए बाद। तो बॉर्डर में देखेंगे मेरे पास जो पत्ते हैं ये पत्ते बॉर्डर में आ गए हैं। तो अब इस बैकग्राउंड को भी मैं साइज़ जो है इसका वही जो ऊपर दिया है 100%, ये इसको साइज़ दूंगा। और इसी तरीके से इसकी जो अटैचमेंट नहीं बल्कि अब इसको पोजीशन दूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन में इसको दे देता हूँ लेफ़्ट बटन, यानी लेफ़्ट बटन पे इसकी पोजीशन में इसको देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल लेफ़्ट बटन से ही शुरू हो रहा है और राइट तक है। अभी लोगों के ऊपर हमें काम करना है, या हमने हेडर के ऊपर काम कर लिया है, अब हमें लोगों के ऊपर कुछ काम करना होगा। और इसकी पोजीशन हमें रिलेटिव देनी होगी, क्योंकि ये हेडर के अंदर एक लोगों का हमने काम करा है, 2 डिव लगे हमें 2 बॉक्स एक्चुअली। तो ऊपर वाला जो हेडर है इसको हमें रिलेटिव देना होगा, और ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको लोगो वाले बॉक्स को इसको हमें एब्सोल्यूट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन जो है वो दे देता हूँ रिलेटिव। अब हमारे पास ये लोगो की आईडी है, लोगो की आईडी के ऊपर अब हम कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पे लोगो की आईडी ले लेते हैं, और लोगो की आईडी में लोगो की विड्थ 500 तो हमने वहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पे भी दे देते हैं 500 px, और हाइट इसकी जो है वो तकरीबन 200 px हमने रखी थी। हाइट बड़ी हो गई, देख लेते हैं हाइट को। और उसकी पोजीशन हम जो है वो एब्सोल्यूट हमें रखनी होगी, क्योंकि इससे पहले वाले की पोजीशन हमने रिलेटिव रखी है। और राइट से इसको जो है वो हम 25% रखेंगे, और टॉप से हमें इसको रखना होगा -15 px। अब ज़रा इसको देखते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में नहीं आया। राइट है, हमें लेफ़्ट से भी कुछ ना कुछ देना होगा इसको, तो लेफ़्ट से इसको हम दे देते हैं 20%। ठीक, अब सेंटर में ये आ गया है।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है।